बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी 2 से चैप्टर ENT के जो ड्रग्स है, ठीक है, आई और ईयर के, और साथ में इसके नोज़ के भी कुछ ड्रग्स बताए गए हैं, ठीक है, जो कि इन सब के डिसऑर्डर में काम करते हैं, वो पढ़ेंगे। और ये बहुत ही इजी PPT है, बहुत ही इजी चीज़ें हैं। आपको बस इसमें कुछ ड्रग्स के नाम याद रखने हैं, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको ना आता हो या उसमें कोई मुश्किल हो, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो ये आपको वो ड्रग्स बताए गए हैं, ठीक है, जो इसका पहला सेक्शन है कि अप्थेल्मिक एंड ENT डिसऑर्डर में यूज़ होते हैं। अप्थेल्मिक वो होते हैं, अप्थेल्मिक का वर्ड जहाँ भी आता है उसका मतलब होगा आइज़, ठीक है। तो ये वो पहले वो ड्रग्स हम पढ़ेंगे जो कि आइज़ के डिसऑर्डर में काम करते हैं, ठीक है। आपको हमने एनाटॉमी ऑफ द आई पढ़ाई हुई है, आप वो वीडियोस देख सकते हैं। हमने ये पैथोफिजियोलॉजी में भी पढ़ा है, AHN में भी पढ़ा है, ठीक है। तो इसकी एनाटॉमी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इस पे हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। बाकी आप इस डायग्राम से देख सकते हो जो भी चीज़ें हैं उसमें बयान की गई है, और अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप पिछली वीडियोज़ देख सकते हैं, ठीक है। उसमें मैंने डिटेल से सब कुछ बताया हुआ है। आई होप कि आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम आई के अंदर अगर कोई मसला आ जाए और उसके लिए अगर हम कोई दवाई, कोई मेडिसिन देते हैं, तो उसके दो तरीके होते हैं। एक होता है लोकली, या उसको हम टॉपिकल कहते हैं, और दूसरा होता है सिस्टमेटिकली या सिस्टमिकली, ठीक है। लोकली वो होते हैं जब आपकी कोई चोट लग जाए, कोई मसला हो जाए, उसके ऊपर आप कोई ट्यूब लगाते हो, ठीक है, या फिर इस तरह का कोई ऑयल है, कोई जैसे आइज़ के वो ड्रॉप्स आते हैं, ईयर के ड्रॉप आते हैं, वो क्या होते हैं लोकली के, आप उसी जगह के ऊपर लगाते हो, ठीक है। इसको हम टॉपिकल कहते हैं या फिर लोकली कहते हैं। दूसरा है सिस्टमिकली। सिस्टमिकली वो ड्रग्स होते हैं जो आप मुंह के ज़रिए खाते हो या फिर IV इंजेक्शन के ज़रिए आपको लगाया जाता है, जो आपकी पूरी बॉडी में फैलते हैं, ठीक है, और वो जाके फिर अपने जहाँ पे उसने काम करना होता है वो करे। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको उसी जगह पे नहीं लगाया जाता, जैसे कोई ड्रॉप वगैरह डाला जाता है ना आंखों में, तो इस तरह वो नहीं है। ये आप जैसे टेबलेट खाते हैं, दवाई खाते हैं, ठीक है, उस तरह आपने लेना होता है। तो लोकली में क्या होता है, लोकली मतलब जो ऊपर लगाते हैं उसमें आई ड्रॉप्स, आइंटमेंट्स। आइंटमेंट्स का मतलब ये जो लिक्विड या जो क्रीम से होते हैं, ठीक है, जैसे कि अक्सर वो लगाते हैं आइज़ में, जब किसी के आई में चोट लग जाए तो वो, या कोई मसला हो, इन्फेक्शन वगैरह हो, तो उसमें क्या करते हैं, वो लगाते हैं, ठीक है, क्रीम से होते हैं ऊपर से। इसके अलावा इंजेक्शंस भी होते हैं, ठीक है। पीरी ऑक्यूलर और इंट्रा ऑक्यूलर, ये जो है आइज़ के अंदर स्पेसेस हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, जो कि प्रेशर या उसके अंदर लिक्विड होता है, ठीक है। तो इसी तरह हम उसके ऊपर लगाते हैं या फिर आई के अंदर जो है ड्रॉप्स डालते हैं। ये सारी चीज़ें टॉपिकल में आती है। सिस्टमिकली जो होते हैं उसमें आप ओरली दोगे या फिर इंट्रावेनस दोगे, IV के ज़रिए दोगे, ठीक है। अच्छा, जब आप ये ड्रग देते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ड्रॉप आप डालते हो आई के अंदर, तो पहले वो क्या करता है, प्री कॉर्नियल एरिया मतलब आई के बिल्कुल सामने वाला जो एरिया होता है उसको हम कहते हैं प्री कॉर्नियल, कॉर्निया से पहले का जो एरिया होता है, ठीक है। यहाँ पे हम डाल देते हैं, तो यहाँ से वो ड्रॉप अंदर की तरफ कॉर्निया में जाता है, फिर मज़ीद अंदर इंटीरियर सेगमेंट में जाता है, और फिर इसके बाद कहा जाता है एक्वियस ह्यूमर, जो इसके बिल्कुल अंदर है, ठीक है, ये आइरिस के बिल्कुल पास होता है। तो इसी तरह वो क्या करते हैं, जो ड्रॉप होते हैं वो अंदर स्लोली जाते हैं, और जहाँ पे उसने काम करना होता है वहाँ पहुँच जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम उस ड्रग्स में कुछ चीज़ें देखते हैं, मतलब एक ड्रग में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए कि वो मतलब सही काम करें। तो सबसे पहले तो ड्रग कंसंट्रेशन, कि ड्रग जितना चाहिए, जितनी ड्रग आपकी आँख के लिए ज़रूरी है वो उतना आप दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, ठीक है, ड्रग की जो मकदार, जो कंसंट्रेशन होती है। इसके अलावा विस्कोसिटी मतलब किसी चीज़ का गाढ़ापन मतलब ये कि कोई चीज़ कितना किसी चीज़ में हल हो सकता है, या कितनी उसकी नरमी और सख्ती है। जैसे आप वाटर और पानी और शहद को ले लें, तो शहद की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, मतलब वो ज़्यादा गाढ़ा होता है, ठीक है, और पानी कम बल्कि गाढ़ा होता ही नहीं है, तो विस्कोसिटी कम है। विस्कोसिटी का मतलब गाढ़ापन आप ले सकते हो। इसके अलावा वो लिपिड या वाटर सॉल्युबल है या लिपिड सॉल्युबल है। लिपिड सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल मतलब ये कि कुछ ऐसी ड्रग्स होते हैं जो लिपिड वाले इन्वायरमेंट में अच्छा काम करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो वाटर वाले इन्वायरमेंट में अच्छा काम करते हैं। तो ये भी देखा जाता है, हर जगह के लिहाज से अपने स्पेसिफिक जो है वो ड्रग देने होते हैं। इसके अलावा उसका pH
पीएच अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो फिर आप आई में डालोगे तो आई में मसला करेगा, एसिडिटी प्रोड्यूस करेगा, तो आई को मज़ीद ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो जो स्पेसिफिक पीएच होता है जिससे आई के या बॉडी के किसी पार्ट को ख़तरा ना हो, उतने ही पीएच का आप उसको ड्रग दोगे ताकि आगे जाके वो कोई मसला पैदा ना करे, ठीक है। इसके अलावा सरफेक्टेंट का मतलब ये कि वो अच्छा अपना काम सही से करे, जिस जगह पे आपने वो ड्रॉप्स डाले वो वहाँ पे अच्छा खासा मतलब फैल जाए, स्प्रेड हो जाए और उस जगह को वेट करे, ठीक है, गीला बनाए, ताकि वो जो है जिस तरह उस ड्रग में जो चीज़ें होती है काम करने की वो हर जगह तक पहुंच जाए, ठीक है। इसके अलावा रिफ्लेक्सिव टीयरिंग, कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो टीयरिंग प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, आंसू लेके आते हैं। तो आंसू का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके आँखों में कोई बैक्टीरिया है या कोई गंद वगैरह है, ठीक है, तो जब हम वो ड्रग देते हैं, ठीक है, तो उससे आंसू पैदा होते हैं और उससे क्या फ़ायदा होता है कि जो गंद है या जो भी बैक्टीरिया है, ठीक है, उसको बाहर निकाल देते हैं। आंसू बाहर आते हैं ना, तो उसके साथ साथ वो गंद भी बाहर की तरफ आता है। इसके अलावा प्रिजर्वेटिव जो है वो मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं कि ड्रग का एक ऐसा फ़ायदा होता है या एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो आपके आँख के अंदर रहें और वहाँ पे अपना काम करें और वहाँ जो चीज़ें प्रिज़र्व होनी चाहिए, जो चीज़ें महफूज रहनी चाहिए उसको महफूज रखें, बाकी जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए या जो चीज़ें ख़राब है, जो बैक्टीरिया वगैरह, उसको किल करें, ठीक है। इसके अलावा ड्रग्स के मतलब जितने भी आइज़ के ड्रग्स होते हैं उसके कुछ फॉर्म्स हैं, कुछ सॉल्यूशंस और सस्पेंशन होते हैं, मतलब कुछ पानी जैसे कुछ होते हैं, कुछ सस्पेंशन होते हैं, थोड़ा सा गाढ़ापन उसमें होता है, ठीक है। कुछ होते हैं ऑइंटमेंट मतलब जो क्रीम होते हैं जो आई के ऊपर लगाते हैं, और कुछ जेल्स लाइक होते हैं, जेल तो आप सबको पता होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें मतलब इसके 3 किस्म के ड्रग्स आते हैं इन तीनों हिस्सों में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोल्यूशन मतलब जो बिल्कुल पानी के जैसा हो, ठीक है, जो आई ड्रॉप्स होते हैं मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। इसके फ़ायदे ये होते हैं कि इजीली इंस्टॉल्ड, मतलब आप इसको इजीली आँख के अंदर डाल सकते हो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। और ये जो है लेस इंटरफेयर टू विजन, इसका नज़र के साथ कोई लेना देना नहीं, मतलब इसकी वजह से आपकी नज़र नहीं ख़राब होती और इसकी वजह से आपको कोई दूसरा मसला भी नहीं होता, मतलब ये कि कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता ज़्यादातर, ठीक है। इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज मतलब ये कि शॉर्ट ऑक्यूलर कांटेक्ट टाइम, कि ये वहाँ पे आइज़ के अंदर बहुत शॉर्ट टाइम के लिए रहता है, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहता। इम्प्रिसाइज एंड इनकंसिस्टेंट डिलीवरी मतलब ये कि आपको नहीं पता चलता कि एक ड्रॉप के अंदर कितना मेडिसिन गया है। अगर आप 2 ड्रॉप डाल रहे हो तो शायद एक ड्रॉप छोटा हो एक बड़ा हो, तो उसमें जो है वो जो मेडिसिन की तादाद है वो सही नहीं होगी, डिलीवरी सही नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें एक डिसएडवांटेज ये है। और इसके अलावा फ्रीक्वेंट कंटामिनेशन ये कि वो शायद गंदा हो जाए, आप उसको कहीं भी रखते हो तो उसके टिप से या उसके बोतल पे जो है वो बैक्टीरिया वगैरह लग सकते हैं, ठीक है। तो वो बैक्टीरिया फिर आपके आइज़ में भी जा सकते हैं, आपके हाथों से जो है वो मिल सकते हैं। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस है, लेकिन आप अगर इसका सही से ख्याल रखोगे तो ये ज़्यादा कुछ ख़तरनाक चीज़ें नहीं है। बाकी ये जो सॉल्यूशंस है ये ज़्यादा कॉमन होते हैं और अच्छे से काम करते हैं। दूसरा है सस्पेंशन भी एक सॉल्यूशन की तरह होता है, एक पानी की तरह होता है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हल की हुई होती है। जैसे आप कोई दवाई खाते हो, जैसे सिरप होता है, ठीक है, कोई शरबत, और उसमें जो है हल की हुई चीज़ें होती है, छोटे छोटे दाने होते हैं, उसमें कोई चीज़ सल्यूट डिज़ोल्व हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं सस्पेंशन और सोल्यूशन में फ़र्क ये है कि सोल्यूशन बिल्कुल लिक्विड, बिल्कुल पानी की तरह होगा, उसमें कोई भी चीज़ें डिज़ोल्व ज़्यादा होती तो है लेकिन वो बिल्कुल हल हो चुकी होती है, बिल्कुल सामने नज़र नहीं आती। सस्पेंशन में आपको थोड़ी बहुत चीज़ें नज़र आती है और अगर आप उसको बहुत टाइम के लिए रखते हो तो उसके जो अंदर चीज़ें होती है, जो सल्यूट होती हैं, वो नीचे की तरफ बैठ जाती है, ठीक है। तो फिर आप जब उसको मतलब डालते हो आइस के अंदर तो आपने उसको शेक करना होता है, पहले जो है उसको हिलाना होता है ताकि आगे जाके वो सारा सब कुछ मिक्स हो जाए और सही अमाउंट ऑफ जो ड्रग है वो आई के अंदर जाए। इसमें भी वही चीज़ बताई गई है। इसमें जो है नंबर 3 जो है ऑइंटमेंट जो है वो पेट्रोलेटम और मिनरल ऑयल इसके अंदर होते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा देर तक
आइज़ के अंदर रहते हैं, क्योंकि क्रीम है, क्रीम आप लगाओगे अपने आई लिड और आई लैशेस के ऊपर तो ज़ाहिरी बात है वो ज़्यादा देर तक रहेंगे, लेकिन इसकी वजह से आपका विजन डिस्टर्ब हो सकता है। जब तक वो आपके ऊपर, आपके आइज़ के ऊपर लगे हुए हैं तो आपको शायद कोई चीज़ सही से नज़र ना आए। इसके अलावा है जेल्स। जेल जो है वो पॉलीमर बेस्ड एक्वियस जेल है। मतलब ये पॉलीमर क्या होता है, लॉन्ग चेन ऑफ कोई भी मोनो जो उसके यूनिट्स होते हैं, ठीक है, मतलब कोई भी छोटी छोटी चीज़ें एक बहुत बड़ी चेन बनाए उसको हम कहते हैं पॉलीमर। ये क्या करते हैं कि जब ये आप लगाते हो तो इससे डिफ्यूजन के ज़रिए या फिर इरोजन के ज़रिए इसके अंदर जो लिक्विड या फिर जो ड्रग्स होते हैं वो फैल जाते हैं और अपना काम करते हैं जेल्स, ठीक है। इसके आपने जस्ट टाइप्स याद रखने के कौन कौन से टाइप्स हैं। अच्छा जी, अब हम आई के डिसऑर्डर के ऊपर आते हैं और उसके कुछ मेडिसिन पढ़ते हैं कि कौन कौन से मेडिसिन आइज़ के अंदर हम दे सकते हैं। सबसे पहले उसमें है बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर। ये हमने बहुत सारी चैप्टर में पढ़ा है, उसमें भी पढ़ा था, नर्वस में भी पढ़ा था, इसके अलावा हार्ट के उस चैप्टर में भी पढ़ा था, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, वो सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर जो है वो पहले ड्रग्स है जो कि हम आई के ट्रीटमेंट में दे सकते हैं। स्पेशली हम ये ग्लूकोमा में देते हैं, जब किसी को ग्लूकोमा का मसला है, आई डिसऑर्डर, ठीक है, तो उसमें हम बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स देते हैं। ये क्या करते हैं कि जो बीटा रिसेप्टर होते हैं आइज़ के अंदर, स्पेशली सीलियरी बॉडी के ऊपर, उसको जाके बंद कर देते हैं। जब वो बंद होंगे तो जो एक्वियस प्रोडक्शन होता है, जो ज़्यादातर लिक्विड प्रोड्यूस होता है, वो बंद होगा और इसकी वजह से जो प्रेशर होता है जो उस लिक्विड की वजह से प्रोड्यूस होता है वो कम हो जाएगा। सिंपली ये कि जो बीटा रिसेप्टर आइज़ के अंदर मौजूद होते हैं वो लिक्विड प्रोडक्शन करते हैं, तो जब आप उसके बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर देते हो तो वो मेडिसिन जाके उस लिक्विड प्रोडक्शन को बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से जो प्रेशर आइज़ के अंदर होता है वो कम हो जाता है और ग्लूकोमा जो है वो ट्रीट हो जाता है। इसके एग्जांपल आपको बेटाज़ोलोल और टिमोलोलोल बताए गए हैं, ठीक है। ये मतलब ड्रग्स है बीटा एड्रेनर्जिक जो कि आप आइज़ के ग्लूकोमा में दे सकते हो। इसके अलावा साइड इफ़ेक्ट इसके क्या है, ब्रेडिकार्डिया, हार्ट ब्लॉक, ब्रोंकोस्पेज़म, हाइपोटेंशन, ये साइड इफ़ेक्ट होते हैं क्योंकि ये जो है हार्ट रेट को कम करते हैं, ठीक है। तो एज ए साइड इफ़ेक्ट ब्रेडिकार्डिया इसका एक साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। कब आप ये नहीं दे सकते, कंट्रा इंडिकेशन क्या है, हाइपोटेंशन में नहीं दे सकते क्योंकि ये ऑलरेडी हार्ट बीट या हाइपोटेंशन करा रहा होता है। अगर किसी को ऑलरेडी हाइपोटेंशन है तो आप उसको नहीं दे सकते, या किसी को साइनस ब्रेडिकार्डिया है, ठीक है, एवी ब्लॉक जो हार्ट वॉल्व्स होते हैं वो ब्लॉक है, या कॉपडी है, मतलब रिस्पायरेटरी सिस्टम के जो डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है, सांस लेने में कोई मसला है, तो उनको आप नहीं दे सकते क्योंकि ये उन चीज़ों को मज़ीद स्लो कर देता है, तो हमें नहीं स्लो करना, इसलिए हम उन मरीज़ों में ये नहीं देते। अच्छा, दूसरा जो ड्रग है दैट इज़ एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट। एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट क्या काम करते हैं, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, दे डिक्रीज एक्वियस ह्यूमर प्रोडक्शन टू रिड्यूस रेजिस्टेंस टू एक्वियस आउटफ्लो। ये भी सेम काम करते हैं कि एक्वियस ह्यूमर प्रोडक्शन को, जो लिक्विड होता है उसको कम करता है, उसके प्रोडक्शन को कम करता है। दे रिड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये जो है एक केमिकल है, ठीक है, जो कि एक्वियस ह्यूमर को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। तो जब आप ये एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट देते हो तो ये इस केमिकल को बंद करते हैं। जब ये केमिकल बंद होगा तो ज़ाहिर बात है आगे जाके एक्वियस ह्यूमर प्रोड्यूस नहीं होगा और जो मतलब ग्लूकोमा है या जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। जैसे कि आपको एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है डिपिवेफ्रिन, ये एक किस्म का ड्रग है एज अ प्रो ड्रग ऑफ एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन आपको पता है जो हार्ट बीट और इन चीज़ों को तेज़ कराने में हेल्प करते हैं। एट हैज़ हाई लिपिड सॉल्युबिलिटी, एट पेनिट्रेट द कॉर्निया मोर रेडिली देन एपिनेफ्रिन। मतलब ये उसका ड्रग है लेकिन ये ज़्यादा तेज़ी से आई के अंदर जाता है, और ये जो है जब आई के अंदर जाता है तो वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम होते हैं जिसको हम अक्यूलर एंजाइम कहते हैं, वहाँ पे ये एपिनेफ्रिन में कन्वर्ट होता है और अब आगे जाके अपना काम करता है। एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट का ये ड्रग है, ठीक है। इसके एडवर्स इफ़ेक्ट आपको बताए गए हैं कि एडवर्स इफ़ेक्ट जो है इसकी वजह से हेडेक हो सकता है, ब्रो एक हो, मतलब जो फोरहेड होता है, जो पेशानी होती है, ठीक है, वहाँ पे जो है दर्द होगा आपको, विजन ब्लड होगी, अक्यूलर इरिटेशन, आई के अंदर जो है इरिटेशन मतलब इस तरह की कोई घबराहट सी होगी, आपको चीज़ें सही नज़र नहीं आएगी, ठीक है।
सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन कैन लीड टू टेकीकार्डिया इन हाइपरटेंशन। अगर ये ड्रग आपके सिस्टम में चला गया, मतलब आपके बॉडी के किसी और पार्ट में चला गया, आइस के अलावा आपके बॉडी के किसी और पार्ट में चला गया, तो उसकी वजह से आपको हाइपरटेंशन और टेकीकार्डिया हो सकता है। हार्ट रेट फास्ट होगी, हाइपरटेंशन होगी, ठीक है, क्योंकि इसका मेन काम वही है। अच्छा, कॉशन इन पेशेंट विद हाइपरटेंशन एंड डिसएरिथमिया, और उन लोगों में हम बहुत एहतियात से देते हैं जिनको हाइपरटेंशन या फिर डिसएरिथमिया हो, हार्ट रेट में मसला हो, तो उनमें हम ये ड्रग बहुत ज़्यादा इन द सुपरविजन ऑफ अ डॉक्टर देते हैं ताकि वो मतलब उसको कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा कॉन्ट्राइंडिकेशन, मतलब किस किस को नहीं दे सकते, तो आप जिसको अगर क्लोज एंगल ग्लूकोमा की बीमारी है, ठीक है, जो एक्यूट होती है, उसमें आप नहीं दे सकते क्योंकि बिकॉज इट कंट्रैक्ट्स द रेडियल मसल ऑफ द आइरिस दस लीडिंग टू माइड्रासिस। ये जो है क्या करते हैं कि जो आइरिस के मसल्स होते हैं उसको कंट्रैक्ट करते हैं, जब वो कंट्रैक्ट होते हैं तो उसकी वजह से प्यूपिल डायलेट होता है, जिसको हम माइड्रियासिस कहते हैं। तो ये हम क्लोज एंगल ग्लूकोमा में नहीं देते क्योंकि प्यूपिल डायलेशन कराते हैं, तो इसलिए हम इसको इनहिबिट करते हैं। इसके अलावा नंबर 3 एज कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। कोलिनर्जिक एगोनिस्ट जो है ये कोलिनर्जिक रिसेप्टर जो कि आइस के अंदर मौजूद होते हैं उस पे जाकर काम करते हैं और ये मायोसिस कराते हैं। मायोसिस मतलब ये कि प्यूपल को कंस्ट्रैक्ट कराते हैं। प्यूपल को कंस्ट्रैक्ट क्यों कराते हैं? जब सीलियरी मसल कंट्रैक्ट होते हैं तो प्यूपल भी कंस्ट्रैक्ट हो जाता है, देयर बाय इंक्रीजिंग द आउटफ्लो ऑफ एक्वियस ह्यूमर थ्रू कैनल ऑफ श्लेम। आपको पता है कि पीछे की तरफ आइस के अंदर एक कैनाल होता है, एक रास्ता होता है जिसके ज़रिए से लिक्विड बाहर की तरफ जाता है। तो जब हम ये वाले ड्रग देंगे तो वो कैनाल खोल देते हैं, ठीक है, और आगे जाके वो जो एक्स्ट्रा लिक्विड है, जो प्रेशर है, वो उसके ज़रिए बाहर निकल जाता है और जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। इसमें जो है आपको पिलोकार्फिन, एको थायोफेट और फिजोस्टिग्मीन के ड्रग बताए गए हैं। ये कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है। इसका जो एडवर्स इफेक्ट है वो आपको बताएंगे, ब्लड विजन है, रेटिनल डिटैचमेंट हो सकता है, मतलब रेटिना ख़राब हो सकता है, अपनी जगह से हिल सकता है, ठीक है। डिक्रीज विजुअल एक्विटी, मतलब आपको चीज़ें सही नज़र नहीं आएगी। लोकल इरिटेशन, आई पेन और ब्रो पेन, इसकी वजह से जो है हो सकते हैं एडवर्स इफेक्ट। ये आपको बताए गए हैं। सर्कुलर मसल्स कंट्रैक्शन, सर्कुलर मसल होते हैं, ठीक है, आइरिस के अंदर, वो कंट्रैक्शन होते हैं। जब ये कंट्रैक्ट होते हैं तो यहाँ ये जो प्यूपिल है ये भी इसकी वजह से कंट्रैक्ट होता है। ये कोलिनर्जिक एगोनिस्ट का काम होता है, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा साइक्लोप्लेजिक्स एंड माइड्रियाटिक्स, ये ड्रग्स होते हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। इसमें जो है ये वाले इन वाले कंडीशंस में देते हैं। कौन से कंडीशन में आगे मैं आपको बता रहा हूँ। साइक्लोप्लेजिक ड्रग जो होते हैं ये दैट कॉज पैरालिसिस ऑफ द सीलियरी मसल्स, हमारे आइज़ के अंदर जो सीलियरी मसल होते हैं, साइक्लोप्लेजिक जब आप किसी को देते हो तो ये जाके उन सीलियरी मसल्स को रोक देते हैं, मतलब उनको एक किस्म का पैरालाइज करते हैं। अब हमने पैरालाइज क्यों करना है? जब हमें कोई आई की सर्जरी करनी होती है तो आइज़ में कोई मूवमेंट ना आए, कोई मसला ना आए, या आइज़ जो है ब्लिंक ना करे, या फिर जो है वो जो काम हमने करना होता है ड्यूरिंग सर्जरी उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना आए, तो इसीलिए हम वो साइक्लोप्लेजिक्स देते हैं ताकि वो आई को पैरालाइज बनाए थोड़ी देर के लिए, ठीक है। इसके अलावा माइड्रियाटिक्स देते हैं। माइड्रियाटिक्स दैट डायलेट द प्यूपिल्स, वो ड्रग होते हैं जो प्यूपिल को डायलेट रखते हैं, ठीक है। तो ये भी हम सर्जरी के दौरान देते हैं। ये कहते हैं प्राइमरी टू फैसिलिटेट डायग्नोसिस एंड सर्जरीज ऑफ द ऑप्थेल्मिक, वही सर्जरी और जब हम कोई डायग्नोज कर रहे होते हैं उस दौरान देते हैं, सो दैट पीपल रिमेन डायलेटेड एंड आई बाल डू नॉट मूव। वही बात है कि आई बाल मूव ना करें, डायलेट रहें। इसके अंदर आपको दो किस्म के ड्रग्स मिलेंगे, एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स और एड्रेनर्जिक एजेंट्स। ये दोनों ड्रग जो है मतलब इसके ये आप दोगे तो उसकी वजह से सीलियरी मसल्स और प्यूपल डायलेट रहेंगे, ठीक है। अच्छा जी, एंटीकोलिनर्जिक एजेंट जो है ये साइक्लोप्लेजिक कराते हैं, मतलब जो आइज़ के मसल है उसको पैरालाइज कराते हैं, और मेड्रियाटिक इफेक्ट तो आपको पता है कि प्यूपल डायलेट कराते हैं। एंटीकोलिनर्जिक ये क्या कराते हैं कि जो मस्कुरेनिक रिसेप्टर होते हैं, जो मसल्स वाले जो रिसेप्टर होते हैं उनको ब्लॉक करते हैं, तो वो आगे कोई काम नहीं करते, वो रिलैक्स हो जाते हैं, प्यूपल रिलैक्स होता है, और जो पैरालाइजिंग इफ़ेक्ट हमें चाहिए होता है वो हमें मिल जाता है, ठीक है। इसके साइड इफ़ेक्ट हेडेक, आईब्रो एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं, और जो एंगल नैरो एंगल ग्लूकोमा अगर किसी को है तो उनमें ये चीज़ मतलब उनका वो मसला ज़्यादा हो सकता है। ये इनका एक साइड इफ़ेक्ट है। इट इज़ यूज इन इंट्रा ऑक्यूलर एग्जामिनेशन एंड
इंट्राऑक्यूलर सर्जरीज़, वही बात है कि जब आप किसी आई की सर्जरी करते हो, कोई एग्जामिनेशन करते हो, उस सिचुएशन में हम ये देते हैं ताकि वो रेस्ट में रहे। एट्रोपिन और स्कोलोपोलामीन जो है, स्कोपोलामीन, ये ड्रग हम एज ए एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स इसमें देते हैं। अच्छा, एग्जांपल आपको एट्रोपिन एंटीकोलिनर्जिक पॉइजनिंग कैन बी ट्रीटेड विद फेजोस्टिग्मीन। अगर आप जो है एट्रोपिन देते हो और उसकी वजह से कोई एडवर्स इफ़ेक्ट हुआ, कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ, तो उसको ट्रीट करने के लिए फिर आप फेजोस्टिग्मीन दोगे जो कि कोलिनर्जिक है, मतलब ये एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं। अगर कोई एसिडिटी हुई, कोई मसला हुआ, कोई पॉइजनिंग इफ़ेक्ट हुआ, ठीक है, कोई एडवर्स इफ़ेक्ट हुआ, तो फिर आप उसकी जगह फेजोस्टिग्मीन दोगे ताकि उसको ख़त्म किया जा सके। दूसरा है एड्रेनर्जिक एजेंट्स। एड्रेनर्जिक एजेंट्स इज़ अ माइड्राटिक एजेंट, मतलब ये जो है वो ड्रग्स है जो कि पीपल को डायलेट कराते हैं। ये भी वही बात है कि जो अल्फ़ा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होते हैं हमारे आइज़ के अंदर, जो मसल होते हैं, रेडियल मसल, उनके ऊपर मौजूद होते हैं, तो वो क्या करते हैं, कंट्रैक्शन होते हैं, कंट्रैक्शन कराते हैं, और इसके अलावा जब वो कंट्रैक्ट होते हैं तो पीपल डायलेट हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके एग्जांपल आपको वही फिनाइल इफ्रीन और इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज एजेंट। ये वैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि माइड्रियासिस के लिए कौन सा ड्रग जो है मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है, दैट इज़ फिनाइल इफ्रीन, जो कि प्यूबल डायलेशन कराते हैं। पेपर में ये चीज़ें पूछी जा सकती है। कब कब आप दे सकते हो, वही बात है कि जब हम कोई आइज़ की सर्जरी या फिर डायग्नोस्टिक प्रोसेस कराते हैं, उसमें हम ये दे सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि हम एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स देते हैं, मतलब इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ आई में कोई इन्फेक्शन है, कोई और मसला है, उसके ख़िलाफ़ हम जो ड्रग देते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसे कंजक्टिवाइटिस है किसी को ब्लेफराइटिस है। ब्लेफराइटिस मतलब ये कि जो आईलिड्स होते हैं ऊपर की तरफ आई के, उसका जब इन्फ्लेमेशन होता है उसको हम कहते हैं ब्लेफराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ आईलिड्स आप कह सकते हो। ये सारी चीज़ें, कोई इन्फेक्शन है, कोई भी चीज़ें अगर ये हो जाए आइज़ के अंदर, तो फिर हम एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स देते हैं या फिर एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स देते हैं जो इन्फेक्शन को कम कराते हैं। स्पेशली उसमें हम एंटीबायोटिक्स देते हैं जो कि आई ड्रॉप्स की सूरत में आते हैं या फिर ऑइंटमेंट होते हैं, ठीक है, वो हम आइज़ के डायरेक्ट ऊपर लगा देते हैं या ड्रॉप्स डाल देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो फिर हम उसको ओरली एंटीबायोटिक्स देते हैं या फिर आईवी के ज़रिए देते हैं, ठीक है, जिसमें आपको ये नाम बताए गए हैं बेसेट्रासिन और क्लोरोएम्फेनिकोल और सेफ्रोफ्लॉक्सिसिन, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, और ये सारे जो है वो एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स हैं, मतलब वो ड्रग्स हैं जो इन्फेक्शन को कम करते हैं, ख़त्म करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, दैट इज़ मतलब कंजक्टिवा और कॉर्निया या आईलेट का कोई या अंदर कोई मसला है, आइज़ के अंदर कोई भी इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, उसके लिए हम एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं, जिसमें आते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एक बहुत बड़ी क्लास है, ठीक है। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड के अंदर फिर कुछ ऐसे होते हैं जो शॉर्ट एक्टिंग होते हैं, मतलब थोड़े देर के लिए काम करते हैं, जैसे हाइड्रोकॉर्टिसोन और कॉर्टिसोन और प्रीनिसोल, ठीक है, ये जो है शॉर्ट एक्टिंग होते हैं। इंटरमीडिएट थोड़े से उस शॉर्ट एक्टिंग से थोड़ा सा ज़्यादा काम करने वाले ट्रिमसिनुलोन, ठीक है, और ये जो दूसरा बताया गया है फ्लोप्रेडिनसोलोन, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। इसके अलावा लॉन्ग एक्टिंग जो है दैट इज़ डेक्सामेथासोन और बीटामेथासोन, ये जो है लॉन्ग एक्टिंग है, मतलब ज़्यादा देर तक काम करते हैं, ठीक है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है जो कि हम आइज़ के इन्फ्लेमेशन के अंदर देते हैं, और भी इन्फ्लेमेशन के अंदर आप ये दे सकते हो। अच्छा, इंडिकेशन मतलब किस को दे सकते हो, किसी को कंजक्टिवाइटिस है या ऑप्टिक न्यूराइटिस, मतलब जो ऑप्टिक नर्व होता है उसकी इन्फ्लेमेशन है, या यूवाइटिस है। यूवाइटिस जो है यूवेट्रल लेयर होता है आई का, सेकंड लेयर, ठीक है, उसके इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसमें भी दे सकते हैं। इसके अलावा इंसेड आपको पता है कि पेन कम करने के लिए देते हैं, डिक्लोफेनिक और कीटोरोलिक और आइब्रोफेन, और ये सारी चीज़ें इसमें जो है पेन कम करने के लिए देते हैं। ये भी वही चीज़ें, किसी को स्क्लेरा का इन्फ्लेमेशन है, यूवाइटिस है, या अक्सर उसमें भी देते हैं, किसी सर्जरी से पहले देते हैं ताकि पीपल जो है वो डायलेट रहें, सही रहे, ठीक है। अच्छा, नर्सिंग केयर, अब अगर आप ये सारे ड्रग्स देते हो किसी मरीज़ को तो आप उसका नर्सिंग केयर कैसे करोगे, मतलब आप जो है उसको ये बताओगे कि किस तरह आपने आई के अंदर ड्रॉप डालने हैं, आपने जो है
अक्सर ये लिखा हुआ है ना, प्रेशर टू इनर कैंथस टू प्रिवेंट और मिनिमाइज सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन। जब आप आई के अंदर कोई ड्रग डाल रहे हो तो आपने उसके आई के पीछे वाले हिस्से पे थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करना होता है, क्योंकि अक्सर आई से ड्रॉप जो है वो नोज़ में चले जाते हैं, तो फिर उसमें नेक में चले जाते हैं, गर्दन में, और फिर पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। तो आपने प्रेशर अप्लाई करना होता है ताकि वो ड्रग बॉडी में ना फैले, वहाँ आई तक रहें, क्योंकि अगर ये सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन हो जाए तो इसके फिर साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं अगर बॉडी में वो चले जाएँ। ठीक है, अच्छा जी। इसके अलावा स्पेशली मायोटिक्स का बताया गया जो पीपल को कंट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, वो ड्रग, तो उसमें आपने ये चीज़ ज़्यादा प्रेशर वगैरह अप्लाई करनी होती है ताकि वो ड्रग पूरी बॉडी में ना फैले। द सेम कंटेनर ऑफ ड्रग में बी यूज़ फॉर मल्टीपल, मतलब आप मल्टीपल डोजेस के लिए सेम कंटेनर यूज़ कर सकते हो। अवॉइड टचिंग द आई लैशेज़, आपने जो है कंटेनर से अपने आई लैशेज़ और आई के अंदर वाले जो पार्ट्स होते हैं उसको टच नहीं करना है। अपने आप को जो है अपने हाथ जो है वो साफ़ रखने हैं, हैंड्स बिफ़ोर और आफ्टर वॉश करने हैं, और इसके अलावा अपने एक सेपरेट टॉवल यूज़ करना है कि वो दूसरे बंदे यूज़ ना करें, क्योंकि शायद उनको फिर इन्फ्लेमेशन वगैरह होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट आई। नेक्स्ट वन जो है वो है ईयर। ईयर की हमने एनाटॉमी पढ़ी है, ये आप देख सकते 3 हिस्से होते हैं, आउटर, मिडल और इनर, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके ड्रग्स पे आते हैं। कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि एंटीबायोटिक्स, आपको पता है एंटीबायोटिक्स है, एंटी फंगल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जो कि उस चीज़ के ख़िलाफ़, इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन के ख़िलाफ़ काम करते हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक आपको पता है अगर मिडिल ईयर का कोई इन्फ्लेमेशन है, जैसे कि ओटाइटिस मीडिया है किसी को, ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द मिडिल ईयर होता है, ठीक है, ओटाइटिस मीडिया, तो उसके लिए हम एंटीबायोटिक्स या फिर एंटी फंगल देते हैं, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है क्लोरा एम्फिनिकोल, ठीक है, जेंटामाइसिन, न्यूमाइसिन, ये जो है हम एज ए एंटीबायोटिक देते हैं ओटाइटिस मीडिया में, मतलब कान के मसले में। इसके अलावा ये जो है कुछ डोजेज़ होते हैं, मतलब कुछ ड्रॉप्स होते हैं जो आप 2-3 कतरे डालोगे दिन में 3 से 4 दफ़ा, रात में भी डाल सकते हैं। इसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, आपको पता है, ठीक है। इसमें ज़्यादातर जो ड्रग यूज़ होते हैं दैट इज़ कॉर्टिकोस्टेरॉयड ईयर ड्रॉप, जो हमने अभी पहले पढ़े। कॉर्टिकोस्टेरॉयड ईयर ड्रॉप जो है उसमें आप देख सकते हो इसमें एल्यूमिनियम एसिटेट होते हैं, और समटाइम यूज टू ट्रीट माइल्ड इन्फ्लेमेशन, मतलब ये कोई थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन है, कोई छोटा मोटा मसला है, उसमें आप ये एंटी इन्फ्लेमेटरी स्पेशली जो कॉर्टिकोस्टेरॉयड होते हैं वो दे सकते हो। और इससे एक किस्म की स्टिंगिंग सेंसेशन होती है। स्टिंगिंग मतलब ये कि इससे एक किस्म की बदबू या इसका एक स्मेल होता है, ठीक है, ख़राब सा, तो वो आपको फ़ील हो सकता है जब आप ये ईयर ड्रॉप्स डालोगे। अच्छा, इसके अलावा ईयर वैक्स सॉफ्टनर, हमारे कान के अंदर वैक्स होते हैं, मतलब ऐसी चीज़ें होती है जो कि गंदगी को अंदर जाने से रोकते हैं, ठीक है, एक वैक्स लाइक चीज़ें होती है। तो कुछ ड्रग जैसे होते हैं जो कि जब वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं तो वो एयर को बंद करते हैं। अब ये एयर वैक्स सॉफ्टनर कुछ ऐसे ड्रग होते हैं जो उस वैक्स को सॉफ्ट करते हैं और उसको बाहर निकालने में हेल्प करते हैं, और वो हम कहाँ डालते हैं, ईयर कैनाल, जो कान का जो रास्ता होता है, जो ईयर कैनाल होता है उसके अंदर डालते हैं, ताकि जो सख्त हुआ ईयर वैक्स है, ठीक है, वो सॉफ्ट हो जाए, ठीक है, और जो मसला है ईयर का वो हल हो सके। इसमें जो एग्ज़ाम्पल है दैट इज़ डिक्यूसेट, और इसके अलावा ओलिव ऑयल आते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट और यूरिया हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये कुछ केमिकल होते हैं, कुछ चीज़ें होती है जो कि हम कान के अंदर डालते हैं, उससे जो है ईयर वैक्स सॉफ्ट हो जाता है। कुछ और भी ड्रग्स होते हैं जैसे नोज़िया, वोमिटिंग एंड वर्टिगो और कॉमन सिम्टम्स ऑफ इनर ईयर डिसऑर्डर। अगर किसी को इनर ईयर का डिसऑर्डर है, बिल्कुल अंदर कान का जो आखिरी हिस्सा होता है उसका अगर कोई इन्फ्लेमेशन है, कोई डिसऑर्डर है, ठीक है, तो आप उसको एंटीहिस्टामीन दे सकते हो। एंटीहिस्टामीन वो ड्रग्स होते हैं जो कि एलर्जिक रिएक्शन को कम करते हैं या एलर्जी के ख़िलाफ़ हम देते हैं। किसी को एलर्जी हुई है तो आप उसको एंटीहिस्टामीन दोगे, क्योंकि बॉडी के अंदर जब एलर्जी होती है तो हिस्टामीन एक किस्म का केमिकल होता है, वो ज़्यादा हो जाता है एलर्जी की वजह से, ठीक है। अब आप एंटीहिस्टामीन दोगे तो वो हिस्टामीन को कम करेंगे तो एलर्जी आपकी ख़त्म हो जाएगी। एग्ज़ाम्पल इसमें बीटा हिस्टीन और हाइसिन बताए गए हैं। ये आपको बताए गए हैं कि ये वो टेबलेट्स है या वो ड्रग्स है, ठीक है, जो आप
पहले आप 16 mg लोगे दिन में 3 दफ़ा, फिर आप जो है उसको स्लोली कम करते हो, 8 mg पे आते हो और 1 टेबलेट लेते हो। तो ये जो है पहले जिस तरह मतलब वो चीज़ें कम होती है तो फिर हम ड्रग भी कम करते हैं, पहले हम ज़्यादा लेते हैं, फिर जिस तरीके से साइन सिम्टम सही होते हैं, बंदा अच्छा फील करता है, तो फिर हम ड्रग कम कर लेते हैं। इसके इंस्टिलिंग ईयर ड्रॉप्स, इंस्टिलिंग का मतलब जो कतरे होते हैं, ईयर ड्रॉप जो होते हैं उसको ईयर के अंदर डालना, इंस्टिलिंग आप कह सकते हो, ठीक है। आपने जो है मरीज़ को देख के डालना होता है, मतलब जो डॉक्टर ने जिस तरीके से प्रिस्क्राइब किए होते हैं, आपने हैंड वॉश करने हैं, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटाना है और उसका हेड एक तरफ पे करना है, मतलब जो कान ख़राब हो उसको ऊपर करना है, जो सही है उसको नीचे करना है, ठीक है। जेंटली क्लीन द ईयर, आपने जो है उससे पहले ईयर ड्रॉप डालने से पहले कान को साफ़ करना है और फिर उसको बिल्कुल, अगर आपने गीले कपड़े से साफ़ किया तो फिर आप उसको ड्राई करें। उसके बाद आप जो है वो ड्रॉपर के जो मतलब जो हेड होता है या जो उसका जो सर होता है, आपने उसको खोल देना है, फिर आप मेडिकेशन उसके अंदर डालोगे, ठीक है। उसके बाद आपने उसमें एक कॉटन रखना है छोटा सा, ताकि उसमें अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ें हो, कोई एक्स्ट्रा वाटर हो, वो कॉटन रीअब्जॉर्ब करे, ठीक है। और उसके बाद आप उसको बताओगे कि 10-15 मिनट तक आपने ऐसे लेटे रहना है। 10-15 मिनट के बाद वो जो है अपने कंफर्टेबल किसी भी पोजीशन में मतलब उठ सकता है या फिर बैठ, जो भी वो करना चाहे वो कर सकता है। नर्सिंग केयर की बात करें तो इसमें वही बात है कि आपने जो है डू नॉट इंसर्ट एनी फॉरेन ऑब्जेक्ट्स इनटू द एयर कैनाल, आपने मरीज़ को बताना है कि कान में आपने कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट नहीं डालना, साफ़ करने के लिए या कोई भी सफाई करने के लिए कोई गलत चीज़ आपने नहीं डालनी, ठीक है। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू टेक द ड्रग एज प्रिस्क्राइब्ड, जिस तरह आपको डॉक्टर ने बताया उसी तरह आपने ड्रग लेना है, ठीक है। इसके अलावा टीच द क्लाइंट अबाउट द ड्रग्स एक्सपेक्टेड इफ़ेक्ट एंड साइड इफ़ेक्ट, इसके अलावा आपने बताना है कि अगर कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाए, कोई मसला हो जाए, तो आपने नर्स को या डॉक्टर को बताना है। एंटायर कोर्स, जितना भी आपने ड्रग मतलब जो कोर्स है वो आपने पूरा लेना है, बीच में नहीं छोड़ना, ठीक है। और इफ़ द क्लाइंट इज़ प्रोन फॉर ओटाइटिस आफ्टर स्विमिंग और इन अ वार्म वेदर, इंस्ट्रक्ट टू कीप एयर कैनाल ड्राई। कुछ लोग ऐसे होते हैं जब वो नहाते हैं या फिर जब वो कोई स्विमिंग वगैरह करते हैं तो उनके आइज़ के अंदर पानी जाता है और उसकी वजह से जो है वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो आपने उसको ये बताना है कि आपने जो है फ़ौरन जब आप नहाते हो या स्विमिंग करते हो तो आपने फ़ौरन से पहले आपने जो है वो कान को जो है ड्राई करना होता है, ताकि वो वाटर वहाँ ना रहे। इसके अलावा इंस्ट्रक्ट टेक्निक टू ईयर ड्रॉप इंस्टॉलेशन, और आप ड्रॉप कैसे डालने हैं वो तरीका भी आपने बता देना है। अच्छा जी, अब कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो कि हम नोज़ के ट्रीटमेंट के लिए देते हैं, जैसे एंटीहिस्टामिन में आपको बता दिया किसी को एलर्जी हो जाए, ठीक है, तो उसमें आप एंटीहिस्टामिन देते हो। एंटीहिस्टामिन मुख्तलिफ़ किस्म के फॉर्म में आते हैं, कैप्सूल में भी आते हैं, टेबलेट, लिक्विड, आई ड्रॉप, इंजेक्शन भी होते हैं और कुछ नेज़ल स्प्रे भी होते हैं, ठीक है, जो नाक के अंदर करते हैं। इसके एग्जांपल क्या है, सिट्राज़ीन, लोराटिडीन और डीफेनहाइड्रामीन, ठीक है। ये जो है ड्रग्स है जो कि एज एंटीहिस्टामिन हम यूज़ करते हैं। ये आपको उसके कुछ ग्राम बताए गए हैं, 1-2 कैप्सूल, और ये बताई गई है चीज़ें। साइड इफ़ेक्ट देखें तो ड्राउजीनेस हो सकती है, मतलब चक्कर आ सकते हैं, ड्राई माउथ या थ्रोट हो सकता है, डिजीनेस, हेडेक और अपसेट स्टमक, ये सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं एज ए साइड इफ़ेक्ट। इसके अलावा डीकंजेस्टेंट्स है। डीकंजेस्टेंट्स मतलब जब आपकी नाक बंद हो जाती है, आपके कान बंद हो जाए, स्पेशली हम नाक की बात कर रहे हैं, तो जब आपकी नाक बंद हो जाती है उसको खोलने के लिए जो हम ड्रग्स देते हैं उसको हम कहते हैं डीकंजेस्टेंट्स, ठीक है। कंजेशन को मतलब किसी भी बंदिश को, किसी भी रुकावट को खोलने वाले जो ड्रग्स होते हैं उसको हम डीकंजेस्टेंट्स कहते हैं। ये लिखा हुआ है कि स्टिमुलेशन ऑफ अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर विच वेजो कंस्ट्रिक्ट्स। अल्फ़ा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर वो होते हैं जो वेजो कंस्ट्रक्शन कराते हैं, मतलब जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनको नेरो कराते हैं, छोटे कराते हैं, ठीक है। तो ये जो डीकंजेस्टेंट्स होते हैं ये जाके उनके ऊपर काम करते हैं, ठीक है, उनके ऊपर असर करते हैं, उन अल्फ़ा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के ऊपर। दे डिक्रीज स्वेलिंग एंड इन्फ्लेमेशन अलाउिंग मोर एयर, वो जो स्वेलिंग हुई है, जो इन्फ्लेमेशन हुई है उसको कम करते हैं,
ये ड्रग्स, और जब वो कम होंगे तो स्वेलिंग कम होगी, वो जगह जो पहले बंद थी वो सही हो जाएगी, इसकी वजह से जो एयर फ्लो है वो सही हो जाएगी, मतलब सांस लेने में आसानी हो जाएगी, जो बंदिश थी वो कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, और जो म्यूकस था, ठीक है, वहाँ पे जमा हुआ वो बाहर आ जाएगा। तो जो डीकंजेशन है जिसकी वजह से नाक बंद थी वो अब सही हो जाएगा डीकंजेशन के बाद। ये जो है हम नेज़ल या फिर आई कंजेशन में यूज़ करते हैं, ठीक है, या फिर किसी को जो है नज़ला ज़ुकाम हो, किसी को फ़ीवर हो या रिनाइटिस हो। रिनाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, आप नोज़ कह सकते हो, जिसमें नोज़ बंद हो जाती है, या साइनोसाइटिस है, या किसी को कोई एलर्जी है, तो इसमें आप डीकंजेस्टेंट दे सकते हो। इसके भी आपको ड्रग्स बताए गए हैं, सीडो एफेड्रीन और फिनाइल एफ्रीन, ठीक है, और ऑक्सीमेटाजोलिन। ये जो ड्रग्स है ये आपको उसके एडल्ट, चिल्ड्रन और नेज़ल स्प्रे, ये किस तरह आप जो है एडल्ट को 30 to 60 mg दे सकते हो, चिल्ड्रन को जो है आप 30 mg दे सकते हो, और अगर नेज़ल स्प्रे है तो आप 1 से 2 दफ़ा कर सकते हो, ठीक है, 1 से 2 स्प्रे आप कर सकते हो दिन में 2 से 3 दफ़ा, या फिर उस जिस हिसाब से आपने डॉक्टर ने आपको बताया है तो इस हिसाब से आप कर सकते हो। इसके साइड इफ़ेक्ट देखें तो कन्फ्यूजन, हेडेक, नोज़िया, वोमिटिंग और हेलुसिनेशंस हो सकती है। हेलुसिनेशन मतलब ये कि जो चीज़ें नहीं होती आपको नज़र आएंगी, ठीक है, जो माइंड का एक गेम होता है। अच्छा जी, नोज़ ड्रॉप्स, वही बात है कि कैसे डालोगे। नोज़ ड्रॉप्स होते हैं जो कि हमने पहले बताया कि आप हाथ धोगे, अपने जो है नोज़ जो है बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, उसमें कोई मतलब ख़राबी या फिर कोई इन्फ्लेमेशन या कोई स्वेलिंग नहीं होनी चाहिए, अगर है भी तो उसके बाद मतलब बिल्कुल क्लियर हो, ठीक है, जिसमें आई ड्रॉप अंदर जा सके। और इसके अलावा वही चीज़ें आपको बताई गई है कि जिस तरह आपने डॉक्टर ने बताया है वो आपने करना है, और फिंगर आपने नहीं टच करने, सफाई का ख्याल रखना है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। इसके अलावा आपकी ये नोज़ की थोड़ी सी एनाटॉमी बताई गई है, थ्रोट की एनाटॉमी बताई गई है, स्पेशली थ्रोट, लेरिंग्स और एजोफेगस और ट्रेकिया, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं वैसे AHN के चैप्टर में, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा थ्रोट में अक्सर कोई मसले आ जाते हैं, जैसे एंटीट्यूसिव्स वो ड्रग्स होते हैं जो कि हम कफ़ के लिए देते, खांसी के लिए देते, खांसी को कम करने के लिए हम एंटीट्यूसिव्स देते हैं। ये ड्रग जब हम देते हैं तो ये ब्रेन में जाके जहाँ से हमारा कफ़िंग कंट्रोल होता है उसको जाके उसके ऊपर असर करते हैं और कफ़ को जो है कम करते हैं। इसमें कोडीन और फॉलकोडीन, नोस्केपिन और ये ड्रग्स आते हैं जो कि हम देते हैं। इसमें भी ड्राउजीनेस, हेडेक और ब्लड विजन एज ए साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा एक्सपेक्टेंट दीज एजेंट्स गिवन ओरली टू लिक्विफाई रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस एंड अलाउ फॉर दियर ईजियर रिमूवल, ठीक है। ये वो ड्रग्स होते हैं जो कि मतलब जब हमारे उसके अंदर नेक के अंदर म्यूकस बहुत ज़्यादा हो, किसी को जो है वो बहुत ज़्यादा कफ में म्यूकस आ रहा हो, स्प्यूटम आ रहा हो, तो उसको थिन करने के लिए, उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सपेक्टेंट्स देते हैं। एक्सपेक्टेंट्स वो ड्रग्स होते हैं जो कि, यार ये क्या है, अच्छा, ये वो ड्रग्स होते हैं जो उस म्यूकस को थिन करते हैं, उसको लिक्विफाई करते हैं। तो जब वो क्या करते हैं, मतलब जब आप वो ड्रग लेते हो तो वो म्यूकस आसानी से बाहर आता है, क्योंकि वो पानी सा बन चुका होता है, फिर बाहर आने में उसको आसानी होती है, थिन हो जाता है, ठीक है, और लूज़ हो जाता है। इसके जो एग्जांपल बताए गए हैं, गुआफिनिसिन और पोटाशियम आयोडीन, एम्यूनियम साल्ट, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, ये आप देख सकते हो। इसमें जो है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है देयर इज़ गुआफिनिसिन, जो कि मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है एज अ एक्सपेक्टेंट्स, ठीक है, और ये MCQs के हवाले से इम्पॉर्टेंट है। और ये क्या काम करते हैं, स्प्यूटम वॉल्यूम और उसकी जो विस्कोसिटी है, उसकी जो गाढ़ापन होता है, ठीक है, उसको कम करता है, मतलब उसको जस्ट एक लिक्विड, एक पानी सा बना देते हैं जिसको बाहर निकालने में फिर आसानी होती है, ठीक है। इसका साइड इफ़ेक्ट वही डिजीनेस, ड्राउजीनेस, रेशेस और हेडेक होते हैं। एंड दैट्स ऑल अबाउट ENT ड्रग्स। आई होप कि आपको क्लियर हो चुके होंगे, समझ आ गई होगी चीज़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।